अभी हमारी कोचिंग को दोस्तों वो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं जो पहले कहीं बहुत अच्छे कोचेस के पास ट्रेनिंग लेते थे, पर कुछ चीज़ें ऐसी हम लोग ऑफर करते हैं जो शायद हर कोई नहीं दे पा रहा है। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रस्ट। हमारा जो लेवल है ना बॉन्डिंग का हमारे क्लाइंट्स के साथ, वो इतना गहरा रहता है कि हम सारी बातें सुनते हैं और उसके हिसाब से ही आपको चलवाते हैं। ज़्यादातर लोग कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते अपने कोच के साथ। वो एक सवाल पूछते हैं और उसका रिप्लाई आने में इतना समय लग जाता है कि लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है वो गिरने लगता है। हमारे यहाँ ये सारी दिक्कतें नहीं होती है, इसीलिए हमारे रिजल्ट हमेशा बोलते हैं। ये एक आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है 26 सितंबर से 31 अक्टूबर, यानी मोटा मोटा 1 महीना और 4 दिन इसमें बॉडी इतनी चेंज करवा दी। पहले बॉडी पोजीशनिंग भी ठीक नहीं थी, आप देख रहे हो नेक भी आगे आ रखी है। मसल्स डेफिनेटली थी बॉडी में, बट उन मसल्स को और ज़्यादा उभारा गया है और इसी वजह से आप देख सकते हो चेस्ट में भी अब ज़्यादा मास पहले से आ गया है। ये इनकी फ्रंट से प्रोफाइल दिखेगी आपको। पहले एब्स नहीं थे, अब एब्स काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। लव हैंडल्स कम हो गए और शोल्डर्स ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो गए। आपको भी अगर किसी तरीके की इनसिक्योरिटी होती हो, हम सारी दूर करते हैं। आपके हिसाब से आपका डाइट प्लान और ट्रेनिंग प्लान तैयार करते हैं। आप कितना पुश कर सकते हो ये देखते हुए आपको गाइड करते हैं। अगर आपको भी कोचिंग लेनी हो तो अभी 3 महीने की कोचिंग 5,500 रुपये की चल रही है। खुद को बदलने के लिए आप हमें यहाँ पे डीएम कर सकते हो। दोस्तों आज के अपडेट्स तगड़े हैं। शॉन क्लैरिडा हाल ही में होने वाले चाइना प्रो के अंदर अब खेलने जा रहे हैं। ये शो होगा 14 तारीख को, यानी आज से 2 दिन बाद, और क्लैरिडा को इस शो में खेलने की मिल रही है अब सजा। शॉन को बहुत सारे लोगों ने बोला कि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में खेल खेल के क्या फायदा है। अभी हाल ही में तो इन्होंने जापान जाके जापान प्रो जीता, मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में खेला और अगले साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाइड है। 212 में तो पहले से ही थे। ये एथलीट इकलौता ऐसा है अभी जो ओपन क्लास और 212 दोनों के लिए क्वालिफाइड है ओलंपिया के लिए। अब वापस 212 में क्या खेलने का मतलब बनता है, वो भी चाइना जा करके, और फिर बार बार कंपीट करके बॉडी कोई सेहतमंद तो होगी नहीं, उल्टा बॉडी पे स्ट्रेस आएगा, बॉडी खराब होती है। और ऐसे कई सारे कंपेटिटर्स हैं जो 212 में जीत सकते थे, आप उनको जीतने नहीं दोगे ऑलरेडी, जबकि आप इतना ऊपर बैठे हुए हो, तब भी आप आकर के उनके ओलंपिया में जाने का चांस खाने की कोशिश कर रहे हो। उन बेचारों को जीतने नहीं दोगे तो कैसे ओलंपिया में जाएंगे वो, आप तो पहले ही जीते जिताए बैठे हो। तो शॉन को चाइना नहीं खेलना चाहिए, ये उनके फैंस का कहना है। शॉन रिप्लाई करते हैं और ये बात बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज को एक गलत वे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मेरा काम है शोज को प्रमोट करना, compete करना और वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना। अब मैं चाइना में जा रहा हूँ और वहाँ पे कई सारे ऐसे फैंस हैं जो चांस नहीं ले पाते हैं यूएस आने का, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ उनको देखने के लिए और खेलने के लिए। शॉन का ये कहना रहा कि बहुत अजीब बात है कि ज़्यादातर एथलीट्स जब compete नहीं करते हैं, कहीं ट्रैवल नहीं करते हैं, तो उनको बैश किया जाता है कि जैसे कि किसी ओलंपिया चैंपियन ने टाइटल लिया और घर पे बैठ गया, पूरे साल कहीं नहीं दिखा। लेकिन अब मैं अपना ये 5वां शो इस साल में खेलने जा रहा हूँ और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे अब भी बैश कर रहे हैं। ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। और मैं यहाँ पर सही बताऊँ, शॉन क्लैरिडा का सोचना बिल्कुल ठीक है कि ना compete करो तो प्रॉब्लम है, और compete मैं कर रहा हूँ तो भी लोगों को प्रॉब्लम है। पर यह बात भी सोचने वाली है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ अगर आप गलत होते हो तो आप पे चढ़ने वाले 100 में से 100 लोग हैं, लेकिन अगर आप सही हो किसी चीज़ को लेकर के तो भी 50 लोग चढ़ जाएंगे आप पे। एक बात दोस्तों आप ये समझ के चलो कि अगर इन सब शोज़ में बड़े कंपेटिटर्स नहीं आते तो इन शोज़ को कोई पूछने वाला नहीं है। क्लैरिडा वहाँ पे ट्रैवल करके जा रहे हैं, डेफिनेटली शो के प्रमोटर्स जब बुलाते हैं तो पैसा दे करके इतने बड़े एथलीट को बुलाएंगे। एक एथलीट यूएस से उठ करके 20 घंटे की फ्लाइट पकड़ के चाइना आ रहा है, तो वो सिर्फ 4-5 लाख की प्राइज मनी के लिए तो नहीं आ रहा होगा, उससे ज़्यादा का तो उसका खर्चा हो जाएगा। तो ये तो सोचने वाली बात है कि बुलाया जाता है एथलीट्स को, और एथलीट सिर्फ पैसे के लिए ही आते हैं, नहीं तो कोई एथलीट एक दुश्मन देश में क्यों जाएगा compete करने। यूएस और चाइना आपस में दुश्मनी रखते हैं। या तो आप इसलिए जा सकते हो कि चाइना में मिस्टर ओलंपिया हो रहा है, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। एक बहुत ही छोटा सा शो हो रहा है, उसमें अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आप पैसे के लिए ही जा रहे हो, जो गलत नहीं है। मैं इस चीज़ को कोई गलत वे में फ्रेम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये बताने की ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि रियल रीज़न ये है। अभी अगर मेरे पास एक हायाबुसा है, एक निंजा H2 जैसी सुपर बाइक है, लेकिन चला मैं स्प्लेंडर रहा हूँ ये कह के कि मुझे तो बाइक राइडिंग का शौक है, और उसकी रील्स बना बना के मैं मान लो हीरो मोटोकॉप को टैग कर रहा हूँ, तो ये राइडिंग का शौक नहीं है, उस स्प्लेंडर को चलाने के मुझे पैसे मिल रहे हैं। असली बात तो यही है ना। तो इसीलिए शॉन को अभी ज़्यादा बैश किया जा रहा है कि आपने पहले इतने बड़े बड़े शोज खेल लिए, अब आप 212 में खेल रहे हो। ये बोल रहे हो कि कंपटीशन खेलने में आपको मजा आता है। नहीं, कंपटीशन खेलने से आपको पैसे आते हैं, और कंपटीशन खेलने से आपकी बॉडी झेलती है। कोई ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ जो कंपटीशन खेल खेल के और हेल्दी होता चला गया हो। तो ये सारी बातें बहुत ही लॉजिकली अप्रोप्रिएट हैं। शॉन की एज अभी 43 ईयर्स की है, और लगातार इस साल में 5 शोज खेलने कोई छोटी बात नहीं होती है। अभी फिर आर्नोल्ड क्लासिक आ जाएगा 3 महीने बाद, हो सकता है फिर उसमें खेलने उतर पड़े। कुल मिला के आप ये देखोगे कि आर्नोल्ड से ओलंपिया के बीच में ये एथलीट्स नहीं खेलते, यानी कि करीबन 6 महीने का रेस्ट देते हैं। पर तब भी ये कोई शांत नहीं बैठे होते, ये बॉडी में इंप्रूवमेंट्स कर रहे होते हैं, खुद को पुश कर रहे होते हैं, और स्टेरॉइड्स चलाए जाते हैं।
जिस वजह से बॉडी और ज़्यादा निखर के आए स्टेज पे। तो आजकल के एथलीट्स तो यही सब कर रहे हैं और लगातार साल में इतना ज़्यादा खेल रहे हैं कि इनका स्टारडम खत्म हो रहा है इस वजह से। आखिरी दौर था क्रिस बमस्टर का जिन्होंने कि एक स्टारडम देखा था, पर आज के एथलीट्स तो इतना कम्पीट करते हैं कि अपने स्टारडम को अपने हाथ से ही ख़त्म कर लेते हैं, फिर इन्हें ये छोटे छोटे प्रमोटर्स के कई सारे शोज खेल के पैसे कमाने पड़ते हैं, तब भी कोई हाइप नहीं है। और ये हो तभी रहा है जब ज़्यादा करके आज एथलीट्स हमें एक मिस्टर ओलंपिया लेवल के भी होंगे ना, वो भी आर्नोल्ड में खेलते हुए दिख जाते हैं, जैसे कि सैमसन दौदा, डेरेक लंसफोर्ड, हार्डी शुपन। हो सकता है अभी हार्डी शुपन आ जाए आर्नोल्ड में खेलने 3 महीने बाद, क्योंकि अब बस लिस्ट आई चुकी है आर्नोल्ड क्लासिक की, तो आप अगले अपडेट में ये भी देखोगे कि कौन कौन कम्पीट करने वाला है। इसीलिए आज स्टारडम भी कम हो रहा है, मल्टीपल शोज इन अ ईयर एथलीट्स खेल रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जब एथलीट्स कम खेलते थे तो भी ऑडियंस क्रिटिसाइज करती थी, जैसे बिग रैमी को करा जाता था, फिल हीथ को करा जाता था। आज ये लोग ज्यादा कम्पीट कर रहे हैं आज के एथलीट्स, तो इनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है और स्टारडम किल हो रहा है। तो दोनों चीजें मैं तो दोस्तों ये बोलूंगा कि अपनी जगह पर ठीक है, अगर एक एथलीट को ये बिलीव है ना कि मैं हेल्दी हूं अंदर से, वैसे तो हो नहीं सकता कोई एथलीट ज्यादा शोज खेल के हेल्दी, बट अगर उसको लगता है पैसे अगर ज्यादा वो कमा रहा है ओवर हेल्थ और वो उसको सही लग रहा है डिसीजन, तो उसकी इच्छा है। यहाँ पर शॉन क्लैरिडा की इच्छा है, वो कैसे भी करे। बट स्टारडम तभी बिल्ड होता है, मोमेंटम तभी आता है आपके गेम में जब आप कम शोज खेलते हो, साल में एक ही शो खेलते हुए दिखते हो और वो मिस्टर ओलंपिया होता है, उसी में आप शाइन करते हो, तब तो आपका खौफ बनेगा। ज्यादा शोज खेल खेल के आपका क्या खौफ बनेगा। बाकी देखो, हर एक एथलीट का अपना डिसीजन है, कोई कैसे करना चाहता है चीज़ों को, वो उसकी इच्छा है। डेफिनेटली आज गेम की वो हाइप तो नहीं है, बॉडी बिल्डिंग आज डूब रहा है, तो मैं इस चीज़ के लिए इसलिए उनको बैश नहीं करूंगा, क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा। जो वो करना चाहते हैं उसको वो कर रहे हैं, तो ठीक है यार, एक एथलीट को ये करके अच्छा लग रहा है। बाकी हाँ, अब ये लास्ट शो है, इसके बाद डायरेक्टली आर्नोल्ड क्लासिक ही होगा, तो अब कल देखते हैं 14 तारीख को कि शॉन क्लैरिडा कैसे दिखेंगे चाइना प्रो के अंदर। बाकी हमारे इंडियन एथलीट वर्धान मल्होत्रा कंपीट कर रहे हैं यहाँ पे मेंस फिजिक डिवीजन में, इन्होंने भी डिसाइड कर लिया, इनका नाम आ चुका है लिस्ट के अंदर। तो वर्धान ने तो जबरदस्त इस बार परफॉर्मेंस निकाली थी शेरू क्लासिक में, यानी भारत प्रो शो में, लेकिन अब देखते हैं चाइना में किस तरीके से ये दिखते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत ही सुपर क्लासिक इनकी दिख रही थी, शायद इनकी द बेस्ट फिजिक थी भारत प्रो शो में। तो अब वही वाली चीज़ रेप्लिकेट होती है तो मज़ा आएगा। अब यहाँ पर जीतने के आसार तो मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत कम रहते हैं अपने इंडियन एथलीट्स के, क्योंकि आज तक कभी कोई जीता नहीं चाइना जा करके, बट फिर भी अगर टॉप 5 में कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो पोटेंशियल साबित हो जाएगा। और हाँ, पॉइंट्स मिलते हैं, अगर यहाँ पर टॉप 5 में कहीं पे भी वर्धान आएंगे तो इनको भी पॉइंट्स मिलेंगे कलेक्ट करके, ये भी ओलंपिया के लिए अगले साल क्वालिफाई हो सकते हैं। कई सारे शोज में सेकंड थर्ड आके क्वालिफाई हो सकते हैं ये। इनके बाद अगला अपडेट आता है दोस्तों सैमसन दौदा के ऊपर ही। सैमसन का फिलहाल अभी ये अपडेट आया था जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा बड़े दिख रहे थे अपने ऑफ सीजन के दौरान, और एक मीडिया चैनल ने ये कमेंट करा कि सैमसन अभी हो चुके हैं 350 LBS के, यानी कि 158 kg बनता है, मोटा मोटा 160 किलो के सैमसन दौदा अभी है। ये सैमसन ने नहीं बल्कि इस TFE मीडिया चैनल ने बोला है। अब अगर ये बात सच है तो सैमसन एक ऐसे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है जो इस वजन तक पहुंच पाए, ऑफ सीजन में भी इस वजन तक कोई एथलीट नहीं पहुंचता है, और कभी रॉनी कोलमैन, बिग रैमी भी 350 तक शायद ही पहुंच पाए हो। पर दोस्तों बात सारी यही है कि ज़्यादा वजन पे पहुंचने का मतलब ये गारंटी नहीं कि आप मिस्टर ओलंपिया बन जाओगे। आज सैमसन दौदा मिस्टर ओलंपिया नहीं है, बल्कि हर एक शो इस साल में हार करके बैठे हैं, क्योंकि साइज गेम नहीं होती है बॉडी बिल्डिंग। 300 पाउंड्स के रॉनी कोलमैन इनसे बहुत ज़्यादा बड़े दिखते थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैक थी उनकी, और रॉनी ने तो ये तक कह दिया है कि अभी अगर मैं इस ज़माने में होता तो आसानी से मिस्टर ओलंपिया जीत जाता बिना हार्ड ट्रेनिंग करे। ये तो लेवल है आज के बॉडी बिल्डर्स का। ट्रूली बोलूँ ना, सैमसन जो अभी 350 LBS पे अगर ये बात सच है तो ये एक 265 LBS के बॉडी बिल्डर लग रहे हैं, जैसे आज से 10 साल पहले का कोई एथलीट होता था। बस वजन ऑन वेइंग स्केल बढ़ रहा है, लेकिन वो क्वालिटी और वो साइज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। 350 LBS बहुत ज़्यादा होता है, वो साइज रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट सैमसन की बॉडी में आज भी आप अभी भी देखो, शोल्डर्स एकदम छोटे दिख रहे हैं, बैक एकदम छोटी है, जैसे जैसे पोजिंग करते हैं बॉडी में से पसीना बाहर आता है ये और छोटे हो जाते हैं। ये हार्डी शुपन से भी ज़्यादा नैरो दिखते हैं, फ्रेम वाइज ये डेरेक लंसफोर्ड से भी नैरो हैं, और मसल वाइज ये सारे एथलीट्स से छोटे हैं। एंड्रयू जैट के तो आसपास भी खड़े नहीं हो पाते हैं। एक 350 छोड़ो, 310 LBS के बॉडी बिल्डर में इतनी कमियां नहीं हो सकती है। इस फोटो में सैमसन कितने छोटे हैं, पर ये 280 LBS के थे। 280 पे ऐसे दिख रहे थे जैसे मानो 220 LBS पे खेलने आ गए हो। इनके लिए वजन इतना कम पड़ता है, जबकि पहले के बॉडी बिल्डर्स 280 पे राक्षस दिखते थे, और ये 6 फीट की हाइट की बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं। पर सैमसन को बड़ा दिखने के लिए कम से कम मुझे लगता है अगली बार जब भी आए तो 310 प्लस आना पड़ेगा स्टेज पे, तब जाके ये डोमिनेट कर पाएंगे। उसमें भी अगर पसीने बहा गए तो फिर हार जाएंगे।
फिलहाल अभी लोग कई सारे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे सैमसन तातो को एडवाइस दे रहे हैं कि उनको अपना कोच बदल लेना चाहिए, अब अपनी वाइफ के सहारे इनको और नहीं बैठना चाहिए। कई लोग इन्हें सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें पैट्रिक टोर से कोचिंग ले लेनी चाहिए। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कैलम से कोचिंग ले लो। कई लोग कह रहे हैं होजेमा बीस्ट के कोच से कोचिंग ले लो, क्योंकि होजेमा की जिस तरीके की कंडीशनिंग है, ओपन क्लास बॉडी बिल्डर उस कंडीशनिंग को बिल्कुल मैच नहीं कर सकते हैं। और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमेंट फैक्ट्री से ले लो, यानी कि एजे सिम्स, क्योंकि अब सैमसन से कई सारे लोगों का भरोसा उठ चुका है जिस तरीके की इन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो इसलिए बहुत सारे लोग इनको अभी ओपिनियन देने लग रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, सैमसन जिस तरीके के डाउन फेज में चल रहे हैं, वैसा फेज पिछले साल डेरेक लंसफोर्ड ने महसूस किया था। सारे कॉम्पिटिशन्स हार रहे थे, और ऐसा फेज हर एक एथलीट की लाइफ में आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एथलीट उससे उभरना नहीं जानता है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का गेम है ना, करके सीखने वाला है। आप एक प्रोटोकॉल अपनाते हो, गलत, दूसरा अपनाते हो, वो भी गलत, तीसरे में आप सक्सेसफुल हो जाते हो। सैमसन के साथ यही हो रहा है इस साल। सारी चीज़ें इनको ये पता लग गई, जो जो गलत है वो नहीं करनी अब। और अगले साल ये क्या नई चीज़ें करते हैं, मैं वो देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इस चीज़ को अगर ये और इनकी वाइफ मिलके मैनेज कर पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि पिछले साल के ओलंपिया में करा था मैनेज। पिछले साल के ओलंपिया में इनकी वाइफ की बदौलत ही इन्होंने बोला कि मैंने टाइटल जीता। तो इस बार भी जब अब ये आर्नोल्ड क्लासिक्स स्टार्ट होंगे, दूसरे प्रो शोज आएंगे, तो सैमसन वापस से पीक कर सकते हैं। बस बात यही है कि पसीना ना बहाएं स्टेज पे। देख करके ये लग रहा है कि इनको साइज ही लाना पड़ेगा, एक अच्छा साइज, तब जाके ये कुछ बड़े दिखते हैं। तो सैमसन की मसल्स बहुत ही सॉफ्टर लुक कैरी करते हैं, बिकॉज सैमसन लाइट ट्रेनिंग करते हैं। सैमसन की ट्रेनिंग इंटेंस या हैवी नहीं होती, ये चीज़ आप कभी भी नोटिस करना। इसीलिए इनके मसल टिश्यू में हार्डनेस नहीं होती। जैसे कि डेरेक और हार्डी, ये दो ऐसे एथलीट्स हैं जो हैवी ट्रेन करते हैं, इसीलिए बहुत जगह पे सैमसन से ज़्यादा हार्ड है। बाकी एक जेनेटिक थिंग भी है, ऐसा नहीं है हैवी ट्रेन करने वालों की ही मसल्स हार्ड होती है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ज़्यादा जेनेटिक्स पे ही चलने वाला गेम है, क्योंकि फिल हीथ भी रह चुके हैं जो बहुत हैवी नहीं उठाते थे, बट तब भी उनकी मसल्स में हार्डनेस थी। तो जेनेटिक्स तो बहुत बड़ी चीज़ है। बट सैमसन अब क्या करेंगे, अगली स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे, और अभी भी अपनी देखो वाइफ के साथ वो चलने वाले हैं, उन्होंने बोल दिया, अभी नए कोच की तरफ वो नहीं जा रहे। तो अब ये देखना है अगले शो में किस तरीके से दिखेंगे। आर्नोल्ड क्लासिक में आपको बता दूं मैं, सैमसन दादा नहीं खेलने वाले। ये चीज़ हमें पता लगी अभी की लिस्ट देख करके। आर्नोल्ड की लिस्ट आ चुकी है दोस्तों, और अगला अपडेट है इसी के ऊपर। हाल ही में निकल के आती है 2026 के आर्नोल्ड क्लासिक की लिस्ट। सारे कंपेटिटर्स अलग अलग डिविजन्स के अक्रॉस, सबके नाम आ चुके हैं हमारे सामने। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं राफेल ब्रांडियो का नाम आ रहा है, फिर निक वॉकर, ये भी कम्पीट करेंगे। अकीम विलियम्स कम्पीट करने वाले हैं, वो तो हर साल करते ही हैं। ब्रैंडन करी, वो भी हर साल करते हैं कम्पीट। इस बार विलियम बोनैक देखो नहीं है। और हसन मुस्तफ़ा का नाम इस साल है, लेकिन मेनली सेंटर में एकदम पोस्टर के अंदर रखा गया है हार्डी शुपन को, क्योंकि यही बनेंगे हाईलाइट ऑफ द शो। और हार्डीज आर्नोल्ड में 2 साल बाद खेलने वाले हैं, और फिलहाल ये बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा शेप में भी दिख रहे हैं। कोई भी कंपेटिटर इनके जैसा तो नहीं दिख रहा अपडेट्स में। मार्टिन फिट्सवाटर का नाम भी आता है, टोनियो बर्टन भी कम्पीट करने वाले हैं, और एंड्रयू जैक्ट। और अभी जो कम्पीट नहीं करने वाले उनका नाम है सैमसन दादा और डेरेक लंसफोर्ड। और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत भी इन्हीं 2 एथलीट्स को है। भले ही डेरेक ने ओलंपिया जीत लिया हो, पर उनकी बॉडी किसी भी तरह स्टैंड आउट नहीं करती है, बल्कि वो तो दबे हुए दिखते हैं कंपटीशन में। वो जीत गए। और सैमसन दादा को भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। हैरानी इस चीज़ की है कि सैमसन दादा हमेशा कहा करते थे कि मुझे तो खेलने में ही ज़्यादा मज़ा आता है, बट अब पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे हैं। क्योंकि एक एथलीट को खेलने का ही हर वक्त अगर शौक रहता है तो खेलते रहना चाहिए। बट असल रियलिटी दोस्तों यही है कि कम खेल के ही फायदा मिला है, कोई भी बॉडी बिल्डिंग में एथलीट रहा हो। ज़्यादा खेल खेल करके आपकी पोजीशंस कभी इंप्रूव नहीं होती है, सिर्फ बॉडी स्ट्रेस में जाती है और आप अनहेल्दी बनते हो। डेरेक लंसफोर्ड से पूछो कितनी उनकी बॉडी अनहेल्दी थी ओलंपिया खेलने से पहले। इवन आर्नोल्ड खेलने से पहले, जो इस साल का इन्होंने पहला आर्नोल्ड अपना खेला, इनको नहीं खेलना था वो, बस इन्होंने सोचा कि मुझे करना है, मुझे जीतना है, तो वो जीत गए। बॉडी बिल्डिंग का गेम ऐसा नहीं है कि आप जो सोच के आते हो वही रिजल्ट हर बार आते हैं, वो आ गए। कुछ 1 आध साल ऐसे हो जाते हैं कि आप सारी चीज़ें अचीव कर लेते हो। डेरेक का ये वही साल है, पर इनकी बॉडी इतनी स्ट्रेस में थी ना, ओलंपिया बस इन्होंने खेल लिया, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे थे ओलंपिया से पहले। वैसे भी निक वॉकर से हारते हारते रह गए थे, तो ओलंपिया जाते वक्त डाउन फील इनको तो करना ही था, पर ओलंपिया का टाइटल भी जीत गए। तो कभी कभी चीज़ें तुक्के में हो जाती हैं, और ये बॉडी बिल्डिंग का गेम सिर्फ तुक्के पे चलता है। आप बेस्ट एवर आ जाओ और जीत के दिखा दो, नहीं जीतोगे। हार्डी शुपन नहीं जीतते। तो ये चीज़ें बार बार कंपीट करने वाली आपको कभी भी लाइफ में बहुत ऊपर लेकर के नहीं जाती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये हैनी रम्बॉट का भी कहना है। और सैमसन चाहे कितना मर्जी बोले मुझे खेलने में मज़ा आता है, बट अब नहीं खेल रहे वो आर्नोल्ड, क्योंकि अब नहीं आ रहा उनको मज़ा। अब उनकी बॉडी एकदम डाउन चली गई है। इंप्रूवमेंट के लिए समय लगता है।
इस बार लेकिन हार्डी शुपन हमें इसमें दिखाई देंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि वो कितना इंप्रूव्ड आएंगे ओलंपिया से यहाँ तक। बार बार जजेस एक ही बात बोलते हैं, शोल्डर्स बड़े कर लो, लेग्स बैलेंस ले आओ, लैट्स को बड़ा कर लो, चेस्ट को फुला लो, क्योंकि हार्डी की चेस्ट एक्चुअली में फ्लैट है डायरेक्ट लैंसफोर्ड के मुकाबले। और जजेस उसको तब देखते हैं जब ये दोनों एथलीट्स फ्रंट लैट स्प्रेड हिट करते हैं। और जजेस को पॉइंटेड शोल्डर्स बिल्कुल पसंद नहीं आते हार्डी के, कई बार ये वाली बात बोल चुके हैं। ये वो सारी कमियां हैं जो हार्डी को इंप्रूव करने के लिए कई सालों से कहा जा रहा है, और हार्डी सेम आ रहे हैं। जजेस को चाहिए वो इंप्रूवमेंट्स तो आपको लाने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के अपडेट्स देख करके तो लग रहा है कि हार्डी काफी बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लैंसफोर्ड नहीं है उनको हराने के लिए। यहाँ पर जो बाकी के एथलीट्स है वो हार्डी से वैसे ही हार के चल रहे हैं, आज तक सिर्फ हारे हैं। तो इसलिए आर्नोल्ड में तो जीत इनकी कायम हो ही जाएगी, ज्यादा करके तो यही चांसेस बनते हैं। पर फिर भी क्या इंप्रूवमेंट लाएंगे ये देखने का इंतजार तो रहेगा। इस वक्त तो हार्डी सबसे ज्यादा इंप्रूव्ड एथलीट लग रहे हैं। बाकी एथलीट्स के अपडेट उठा के देख लो, कोई भी इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना हार्डी शुपन अभी वेस्कुलर और राउंड दिख रहे हैं। इसके बाद मार्टिन फिट्जवाटर, इनका बेस्ट ईयर गया इस साल का। ये खेलने वाले हैं अगले साल आर्नोल्ड में। मार्टिन भी लगातार इंप्रूव कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हार्डनेस और काफी ज्यादा चेज कर रहे हैं कंप्लीटनेस को। तो ऐसे में ये हार्डी के साथ बिल्कुल टो टू टो खड़े हो सकते हैं इस कंपटीशन में। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टक्कर मार्टिन दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम तो उछल रहा है एंड्रयू जैक्ट का। एंड्रयू जिस तरीके से साइज पुट ऑन कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी सारी कमियों को दूर करके ज़्यादा ही फ्रीकी बनते जा रहे हैं, इनको हर कोई मिस्टर ओलंपिया बोल रहा है 2026 का। ऐसे में एंड्रयू जैक्ट को क्या इस वाले कंपटीशन में खेलना चाहिए आर्नोल्ड जैसे में, जहां उनकी हाइप पहले ही इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? क्या उनको ये सब शोज़ खेल करके अपनी हाइप को थोड़ा दबाना चाहिए? क्योंकि आर्नोल्ड में देखो हाइप सिर्फ जीतने वाले की बनती है। एंड्रयू अगर आर्नोल्ड को जीत जाते हैं तो इनकी हाइप काफ़ी ऊपर जाएगी। बट अगर ये हार्डी से हार गए तो फिर इनका नाम जो अभी उछल रहा है ना, लोग इनको मिस्टर ओलंपिया कंसिडर कर रहे हैं ना, वो उतना नहीं रहेगा। वो डोमिनेंस क्रिएट नहीं हो पाती है। डोमिनेंस कम खेलने वाले एथलीट्स की ही क्रिएट होती है, जो अब अगले साल सीधा ओलंपिया में भी दिखेंगे, यानी कि डेरेक और सैमसन। इस साल डेरेक और सैमसन ने आर्नोल्ड खेला था तो कोई नाम नहीं था इनका, निक वॉकर का ज्यादा नाम था। तो कम खेलने वालों का नाम ज्यादा बनता है इस गेम में, और डायरेक्ट ओलंपिया में ही जो दिखते हैं उनका नाम तो सबसे ज्यादा बनता है इस गेम में। तो एंड्रयू इसमें खेल तो रहे हैं अब आर्नोल्ड क्लासिक में, हो सकता है इसको भी जीत जाए, हो सकता है ओलंपिया भी जीत जाए। चीजें तो कुछ भी हो रही हैं आजकल बॉडी बिल्डिंग में, किसी का कोई भरोसा नहीं। पर देखते हैं आर्नोल्ड में और कितना यहाँ से ये इंप्रूव होते हैं, क्योंकि अभी स्कोप है। इनको अपनी बैक और ग्ल्यूट्स को बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है, हैमस्ट्रिंग्स को भी। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले साल के आर्नोल्ड में सबसे ज्यादा प्राइज मनी मिलने वाली है, यानी $7.5 लाख। और ये पहली बार होगा कि आर्नोल्ड क्लासिक ओलंपिया से ऊपर का शो बन जाएगा, क्योंकि प्राइज मनी ही सब कुछ है इस गेम में। अगर आप ज्यादा प्राइज मनी लगातार देते रहोगे ना तो एथलीट्स शिफ्ट मार जाएंगे। अभी देखो आज कितने एथलीट्स आर्नोल्ड में खेलने को तैयार रहते हैं। आज से 4 साल पहले कितने कम एथलीट्स, कितने थोड़े एथलीट्स खेलते थे, क्योंकि पैसा ही कुछ नहीं मिलता था। $1.5 लाख या $2 लाख मिलते थे, आज $7.5 लाख मिल रहे हैं। इसीलिए तो इतने सारे एथलीट्स आ रहे हैं। बाकी निक वॉकर तो निक टॉकर हो चुके हैं, बातें करते रहेंगे जब तक आर्नोल्ड क्लासिक आएगा। कई सारे लोगों पे ताना कस चुके होंगे, नकली कंट्रोवर्सीज कर चुके होंगे, और बहुत बार उन कंट्रोवर्सीज के दौरान अपने आप को मिस्टर ओलंपिया भी खुद ही घोषित कर चुके होंगे। अपने आप में शायद काई ग्रीन से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट ये रहते हैं, और इसीलिए इनकी रेपुटेशन अब बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस साल के ओलंपिया की परफॉर्मेंस के बाद तो बिल्कुल ही खराब हो गई है। इनको मार्टिन फिट्जवाटर तक ने हरा दिया। बाकी टोनियो बर्टिन का साल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी हार्डनेस और बहुत अच्छी राउंडनेस दिखाते हैं बॉडी में, पीक मिस नहीं करते हैं। लैट्स बहुत चौड़े हो रहे हैं, इसलिए इनकी वी शेप बहुत अच्छी आ रही है पहले से। बाइसेप्स में साइज पहले से काफी प्रोनाउंस्ड है, तो ऐसे में ऊपर जाना तय है। वैसे भी 270 से 275 LBS के बीच में इनका ऑफ सीजन चलता है, और इस बार ज्यादा वजन पे ही स्टेज पे दोबारा कंपीट करने उतरेंगे। अभी इनका आर्नोल्ड से पहले यानी 1-1.5 महीने पहले तक रखेंगे ऑफ सीजन को। मेजर इंप्रूवमेंट्स देखे जा सकते हैं इस एथलीट की फिजिक में पिछले 1.5 साल में। टॉप 5 में आना ये एथलीट डिजर्व करता है इस आर्नोल्ड क्लासिक में, यानी कि 2026 वाले में। मुझे तो यही लगता है। बाकी हाँ, ये आर्नोल्ड क्लासिक का लाइनअप है तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें क्वालिटी वाले 3 एथलीट्स हैं। एक तो हार्डी शुपन है, एक एंड्रयू जैक्ट और एक मार्टिन फिट्जवाटर। ये तीनों एथलीट्स क्वालिटी लाते हैं शो को। यही 3 एथलीट्स अपने कंधों पर खींच के ले जाने वाले हैं। अब हम चलते हैं क्लासिक फिजिक पे। क्लासिक फिजिक में हम देख सकते हैं वेस्ले विजर्स का नाम आ गया है, ये तो हर साल ही आते हैं। सैम सिलक, इनका आर्नोल्ड क्लासिक में अब ये प्रो डेब्यू होगा। पिछले साल प्रो कार्ड जीता था, इस साल प्रो एथलीट्स के बीच खेलेंगे। और फिर इसके अंदर माइक समरफील्ड भी खेलने वाले हैं। तो सब लोगों के फेवरेट डायनासोर भाई नहीं खेलेंगे, यानी कि रेमोन रोचा नहीं खेलेंगे। तो कमेंट में यही इमोजी टाइप करके काम चलाना पड़ेगा आपको। लेकिन माइक और वेस्ले के बीच में एक अच्छा कंपटीशन ये हो सकता है। वेस्ले को भारी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। देखते हैं ये एथलीट्स कितने इंप्रूव्ड आते हैं। आर्नोल्ड भी एक अलग ही कंपटीशन अब बनता जा रहा है। मैं तो चाहता हूं दोस्तों, एक्चुअली में आर्नोल्ड क्लासिक के जो प्रमोटर्स जिस तरीके से शो को पुश कर रहे हैं, इसको ओलंपिया से ऊपर बनना चाहिए। ये शो ऐसा बहुत कुछ ऑफर कर रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों को भी एक फ्री लाइव स्ट्रीमिंग और बहुत हाई क्वालिटी की ऑफर कर रहा है कि मजा आता है आर्नोल्ड क्लासिक देखने में।
तो मुझे तो आर्नोल्ड बहुत पसंद है। देखते हैं अगले साल का आर्नोल्ड क्लासिक का शो कैसा जाता है। आप बताना आपके हिसाब से क्या इसमें डेरेक और सैमसन को भी होना चाहिए था? मैं बोलूँगा दोस्तों नहीं होना चाहिए था, फिर ये ओलंपिया ही बन जाता ना पूरे तरीके से ही। और हाँ, अगर ओलंपिया ही बनाना है फिर तो ज़रूर इन सारे एथलीट्स को एक साथ कम्पीट करना चाहिए, फिर आर्नोल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और वक्त जितनी तेज़ी से बदल रहा है ना, जितने एथलीट्स अब आर्नोल्ड में कम्पीट करने आ रहे हैं ना, 2-3 साल में चीज़ें इधर की उधर हो सकती है। 2-3 साल में हो सकता है कि आर्नोल्ड ओलंपिया से ऊपर चला जाए। जो एक लेगेसी ओलंपिया की है पिछले 61 सालों की, 61 ईयर्स की, वो भी हो सकता है अब फेड हो जाए, क्योंकि वक्त ही इतनी तेज़ी से बदल रहा है, चीज़ें ऐसे चेंज हो रही है। आप कोई चीज़ बेस्ट ऑफर करो लोगों को, आप ऊपर उठोगे। सारी चीज़ें बेस्ट अभी आर्नोल्ड ही ऑफर कर रहा है, वहीं ओलंपिया बेस्ट ऑफर करने का ढोंग कर रहा है। ओलंपिया की क्या हालत है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, बात 10 रुपए की करते हैं, काम 2 रुपए का करते हैं। उनकी यही स्ट्रेटेजी पिछले 6 सालों से चल रही है। एक आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्गमैन जैसा इवेंट जो ओलंपिया में नहीं होता है, कई सारे इवेंट्स जहाँ पर कि बच्चे भी पार्टिसिपेट करते हैं। डिसीजंस अच्छे जाते हैं, आर्नोल्ड के डिसीजन से ज़्यादा लोग डिसएग्री नहीं करते हैं, आपने देखा होगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आर्नोल्ड की लाइटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी बहुत हाई होती है, इतनी कि आप साफ तौर पर आप सही को सही और गलत को गलत देख पाते हो। $7.5 लाख का प्राइज मनी ओलंपिया वाले नहीं दे पा रहे, आर्नोल्ड दे रहे हैं, तो चीज़ें फिर फेवर में जानी चाहिए। और ऐसी रेपुटेशन जो आर्नोल्ड अभी क्रिएट कर रहा है, इसको लेगेसी तक बनाने में टाइम तो जाएगा। बिल्ड करने के लिए वो लेगेसी जो आर्नोल्ड को नंबर 1 पे रख दे, उसके लिए 2-3 साल कम से कम देने पड़ेंगे, एकदम से नहीं होता है कुछ भी। तो हो सकता है, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। और आर्नोल्ड का क्वालिफाइंग सिस्टम अभी बहुत ही ज़्यादा इन्विटेशनल बेसिस पे चलता है, इसमें आप डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते। ये सिलेक्टेड एथलीट्स को ही अलाउ करते हैं। ओलंपिया वाले तो कहते हैं सब आ जाओ, इतना बोरिंग कर दो हमारे ओलंपिया को कि दर्शक ही बोर हो जाएं। सीट्स भी इसलिए खाली जा रही हैं अब वहाँ की। आपका क्या कहना है इस बारे में ज़रूर बताना। अगर आपको भी ट्रेनिंग लेनी हो तो हाँ, हमें डीएम कर सकते हो, इस तरीके के रिजल्ट्स आप भी अचीव कर सकते हो। बट अगेन, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है पुश करने की, सबके अपने अपने टारगेट्स होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं दिख सकता है। फिर भी हम बहुत कोशिश करते हैं आपके साथ मिलकर काम करने की और अच्छे रिजल्ट्स निकाल के ही लाते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।